हेलो बच्चों, जय हिंद बच्चों। बच्चों आज आप लोगों ने नीट 14 का पेपर दिया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए बच्चे, उसी में हम लोग फिजिक्स के हिंदी माध्यम के पहले 25 क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि सिंह सर का विजन है बच्चे कि पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, तो इसी विजन के साथ बच्चे हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपसे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि मुख्य अक्ष के, अच्छा कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको और आपसे पूछा है यहाँ पे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस तल से होकर गुजरती हैं। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो बात हो रही है बच्चे, वो बात हो रही है आपकी गोलीय दर्पण की। ये बात हो रही है गोलीय दर्पण की, और गोलीय दर्पण में मतलब उत्तल और अवतल दर्पण की बात यहां पे चल रही है, ये आपको समझना है। तो देखिए कह रहा है कि मुख्य अक्ष से समांतर आती हुई किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस तल से गुजरती हैं। तो फोकस तल से गुजरने का मतलब क्या है, यहां पे हम लोग एक अवतल लेंस कंसीडर कर लेते हैं और ये कुछ आपका ऐसा है, ये आपका हो गया पोल और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहां पे हम कंसीडर कर लेंगे कुछ रेज आपकी यहां पे फॉल हो रही हैं और वो रेज आपकी पैरेलली फॉल हो रही हैं। तो आपको पता है कि जब कोई आपकी जो रे है या जो भी आपकी किरणें हैं कैसे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर बच्चे फॉल होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात बच्चे वो फोकस से होकर जाती हैं कुछ ऐसे। तो ये बात बिल्कुल सही है, या तो फोकस से होकर जाएंगी या बच्चे क्या होगा फोकस तल से होकर जाएंगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट बच्चे आपका ट्रू है। देखते हैं दूसरा क्या है। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें परावर्तन के पश्चात प्रकाशिक अक्ष पर मिलती हैं। इसका मतलब क्या है, प्रकाशिक अक्ष मतलब क्या है यहाँ पे कि मतलब आपका ऑप्टिकल एक्सिस जो है उसके थ्रू ही बच्चे को क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो दूसरा भी बच्चे आपका सही है कि आपका जो भी अक्ष के समांतर आती हुई किरणें हैं परावर्तन के पश्चात वो कहां मिलेंगी, प्रकाशिक अक्ष पे मिलेंगी। अगर हम तीसरा स्टेटमेंट देखें तो कह रहे हैं किसी गोलीय दर्पण के लिए F इक्वल्स टू R बाई 2 cos थीटा, जहां R आपकी क्या है दर्पण की त्रिज्या, जिसके लिए किरणें उपेक्षणीय होती हैं। और देखिए एक्चुअल में आपका यही रिजल्ट निकल आता है F इक्वल्स टू R बाई 2 cos थीटा। और यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, क्योंकि हमारी जो रेज होती हैं वो होती हैं बच्चे पैरा एक्सियल, तो जब पैरा एक्सियल बच्चे रेज होती हैं तो ये थीटा बच्चे हो जाता है आपका 0। जब थीटा हो गया 0 तो cos 0 का वैल्यू हो जाता है 1, और यही आपका एक्सप्रेशन पढ़ते हो आप F इक्वल्स टू R बाई 2। मतलब जो आपका फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ये आपको समझना है। तो इसका मतलब है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। तो आपका सभी सही है, मतलब आपका चौथा ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सभी सही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण, देखिए इन क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा दर्पण दे रखा है आपको। एक अवतल दर्पण की बात हो रही है कि मुख्य अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखा गया है, मुख्य अक्ष के अनुदिश, मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पे अनुदिश दे रखा है। सो मार्क दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे कि छड़ का दर्पण के ध्रुव के पास वाला सिरा कितना है, दर्पण से बच्चे कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर दूर है, तो प्रतिबिंब की लंबाई होगी। तो पहले तो जरा समझो, हम लोग समझते हैं इसको रे डायग्राम से कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहां पे कह रहे हैं कि आपके पास एक अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो यहां पे बच्चे क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब जरा देखिए क्या बोला हुआ है इसके आगे, कोई एक ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कुछ आपका ऐसे रखा हुआ है। यहां पे ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है along the, आपका कैसा कह रहा है कि along the प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये हो गया आपका पोल, ये हो गई बच्चे आपकी फोकस दूरी, यहां से मतलब आपका फोकस पॉइंट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मतलब ए पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, और ये क्या है बच्चे आपका बी पॉइंट है। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि छड़ का दर्पण के ध्रुव के पास वाला सिरा दर्पण से कितना है, 20 सेंटीमीटर दूर है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ए से, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है क्या है आपका 20 सेंटीमीटर।
ये डिस्टेंस आपको दे रखा है बच्चे 20 सेंटीमीटर, और आपसे बोला है कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। तो चलिए पहले तो हम लोग इसका इमेज देखते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि फोकस बच्चे क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। अब आपको दे रखा है अवतल दर्पण, तो अगर हम लोग ए पॉइंट के लिए सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे जो फोकस होगा, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए जो आपका फोकस होगा बच्चे वो होगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। और यू ए दे रखा है, इसको यू ए कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ये दे रखा है आपको माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग पहले निकाल लेते हैं बच्चे वी ए क्या आएगा यहाँ पे। चलिए वी ए हम लोग निकाल लेते हैं, यूज करते हैं हम लोग मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू ये होता है 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ पे जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये जो 1/f है ये कितना हो जाएगा 1/-10 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/-20 प्लस 1/v, कुछ ऐसा वैल्यू देगा। और इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, तो 1/v इक्वल्स टू देखो क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस का 1/10 और प्लस आ जाएगा यहाँ पे 1/20, कुछ ऐसी वैल्यू देगा। तो यहां से आप इसको फर्दर सॉल्व कर जाओ तो v इक्वल्स टू ये देगा आपको माइनस का 1/20। तो जो आपका इमेज का डिस्टेंस आया है फ्रॉम द पोल, ये है आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है वी ए। जरा आप देखिए यहाँ पे, तो ये 20 सेंटीमीटर है, और आपका जो इमेज बना है वो कहां पे बना है, वो भी -20 सेंटीमीटर पे ही बना हुआ है। तो अब अगर हम लोग बी से देखें कि आपका पोल से लेके बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि आपको ये दे रखा है कि ये लेंथ कितनी है बच्चे 10 सेंटीमीटर है। तो ये लेंथ बच्चे क्या है आपका 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर 20 है तो यहां से अगर हम लोग पूरा मेजर करें ऑप्टिकल सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ये टोटल डिस्टेंस जो होगा ये होगा बच्चे आपका 30 सेंटीमीटर। बस इसको आपको सॉल्व करना है फर्दर। तो एक बात तो क्लियर है कि आपको ub मिल गया है यहाँ पे, चलिए लिख लेते हैं ub इक्वल्स टू आ गया है आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर, और फोकस तो आपका सेम ही रहेगा, फोकस आपको दे रखा है माइनस का 10 सेंटीमीटर। और चलिए हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से vb, देखते हैं यहाँ से vb क्या आएगा। सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो जब यहाँ पे रखोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 30 प्लस ये आएगा आपका 1/vb। तो यहां पे जरा सॉल्व कर जाओ इसको, फाइनली दो क्या हो जाएगा 1/vb इक्वल्स टू ये देगा आपको 1/30, और ये आ जाएगा माइनस का 1/10, 1/10 कुछ ऐसी वैल्यू देगा। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां पे आ जाएगा आपका माइनस का इसको जब इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2/30। तो बेसिकली जो VB का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 15 सेंटीमीटर, ये है आपका VB का वैल्यू। अब जरा देखिए क्वेश्चन में आपको क्या मिला है, VA आपको -20 सेंटीमीटर मिला है, और VB बच्चे कितना है आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। तो देखो भाई प्रतिबिंब की लंबाई क्या आएगी यहाँ से इजिली, जो आपका लेंथ होगा बच्चे प्रतिबिंब का वो कितना होगा यहाँ पे VB माइनस ये हो जाएगा आपका VA। तो ये बच्चे आया है आपका 20, ये हो जाएगा आपका 15। सो ओवरऑल आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर होगा बच्चे आपका जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई। और अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो आपको चौथा ऑप्शन बच्चे करेक्ट दिखेगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक आपको यूज करना था। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं तो समांतर धातु की प्लेटें एक दूसरे के सामने कुछ दूरी पर रखी हैं, इन प्लेटों पर आपका +q और -q आवेश है। यदि प्लेटों को केरोसिन तेल के टैंक में डुबो दिया जाए, इसका मतलब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की बात हो रही है, तो उनके बीच का जो वैद्युत बल है बच्चे वो क्या होगा। पहले तो देखो दो समांतर धातु की प्लेटें हैं, और एक आपका पॉजिटिवली चार्ज है मतलब +q चार्ज है, और दूसरे पे -q चार्ज है। तो यहां पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो क्या होगा σ/ε0, ये कुछ आपका निकल के आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें कि केरोसिन ऑयल का यूज कर लें तो बेसिकली वो एज अ डाइलेक्ट्रिक आपका एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो आपका E' होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, और ये आएगा आपका σ/K∈0। और आप जानते हो कि E को हम कैसे लिखते हैं, E अपॉन क्या होता है आपका F/Q। तो इसका मतलब अगर जितना E चेंज हो गया है उतना ही बच्चे क्या होगा F चेंज होगा। तो आप सीधे से देख सकते हो कि इस K के आने से
आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर होगा तो आपका जो ये इधर लिखा हुआ वैल्यू वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब कम हो जाएगा। तो बेसिकली उनके बीच का जो वैद्युत बल है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे होगा आपका तीसरा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल होने पर, फिर से बच्चे वही है कि आपको डाइलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युतांक की बात की जा रही है और तेल का परावैद्युतांक आपको दे रखा है बच्चे क्या है, K = 4 और इसकी धारिता आपको दे रखी है कितना है, C। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, तो इसके लिए बच्चे हम लोग बेसिक सा फार्मूला पढ़ते हैं कैपेसिटेंस का। ये होता है आपका ε0 A/D। ये आपका सिंपल सा फार्मूला होता है और चूंकि पहले से ही डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है तो ये K बच्चे आपका यहां पे होगा, K ε0 A/D। ये आपका सिंपल सा फार्मूला है। और जब जल्दी से यहाँ पे K का वैल्यू रख जाओ तो वो C = क्या हो जाएगा, 4 ε0 A/D। ये आपका इनिशियल केस होगा। देखो फाइनल क्या हो जाएगा, अगर इस डाइलेक्ट्रिक को हटा दिया गया है, मतलब केरोसिन तेल को बच्चे रिमूव कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो कैपेसिटेंस है वो कितना बचेगा, ε0 A/D, जो कि आपका एक्चुअल फार्मूला होता है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे लिख सकते हो कि C डैश इक्वल्स टू बच्चे क्या हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हो C/4। तो जो आपका C डैश का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C/4। इसका मतलब है इसकी जो कैपेसिटेंस है 1/4 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, आपका चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो संधारित्र की धारिता होगी वो कितनी आएगी आपकी, C/4। देखो कह रहे हैं कि निम्नलिखित परिपथ में टर्मिनल A व टर्मिनल B के बीच तुल्य धारिता है। तो पहले तो भाई देखो जरा, ये आपका दे रखा है 6 माइक्रोफैरड और ये भी आपको 6 माइक्रोफैरड आपको चारों पे दे रखा है। तो बच्चे ये जो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है और आप देखोगे तो ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपके जो कैपेसिटेंस है जब क्या होते हैं बच्चे, बैलेंस होते हैं, तो बेसिकली आपका ये जो मिड है, मिड वाला जो आपका कैपेसिटर है, ये बच्चे आपका क्या होता है, इसके अक्रॉस कोई भी करंट बच्चे नहीं होगा। इसका मतलब ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसी बच्चे हम लोग देखिए सर्किट को कुछ ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया आपका कैपेसिटेंस 6, ये भी 6 हो जाएगा और यहाँ पे आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है एंड एट दिस प्लेस ऑल्सो ये आपके कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो बेसिकली ये दो सीरीज में हो गए, तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड और दूसरा भी क्या होगा यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड एंड दीज आर ऑल्सो द सेम कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड। तो बस हम लोग निकाल लेते हैं यहां से। तो देखो क्या होगा, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 इसको कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं बच्चे क्या है, C डैश इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 1/6 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1/6 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा आपका 2/6। तो ओवरऑल क्या बचेगा यहाँ पे 3। तो 1/C डैश इक्वल्स टू आएगा 1/3 और यहां से जो C डैश का वैल्यू आएगा ये आएगा आपका 3 माइक्रोफैरड। जो C डैश का वैल्यू होगा वो देगा आपको 3 माइक्रोफैरड। ऐसे ही बच्चे हम लोग इसके लिए निकाल लेंगे। तो ये जो C डबल डैश है ये भी आपको सेम वैल्यू देगा, ये भी आपका आएगा 3 माइक्रोफैरड। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाए तो देखो कुछ इक्विवेलेंट फिगर आपको ऐसा दिखेगा कि एक कैपेसिटर आपका यहाँ पे है और दूसरा कैपेसिटर बच्चे आपका कुछ ऐसे लगा हुआ है और इन दोनों का जो कैपेसिटेंस है वो 3 माइक्रोफैरड इधर भी है और 3 माइक्रोफैरड बच्चे नीचे भी है। तो दोनों ही बच्चे पैरेलल में है। तो आपका जो नेट कैपेसिटेंस होगा बच्चे वो कितना हो जाएगा, C = 3 + 3, मतलब ओवरऑल ये आ जाएगा आपका 6 माइक्रोफैरड। ये देगा आपको नेट कैपेसिटेंस। तो अगर आप ऑप्शन वाइज देखोगे तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे कि परिपथ में दिखाई गई परिपथ की तुल्य धारिता, यहां पे आपसे पूछा हुआ है कि तुल्य धारिता कितना होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो यहां पे भी देखो जरा, अगर आप इन कॉम्बिनेशंस के देखो तो बच्चे ये कैसे हैं, आपके सीरीज में है और ये A, B और C, ये हम पॉइंट में कंसीडर कर रहा हूं, तीनों क्या है बच्चे आपके सीरीज में है। यहाँ पे A, B, C ये बच्चे क्या होंगे, तीनों सीरीज में है और जो इनका नेट आएगा वो क्या बनाएगा, आपका पैरेलली कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो देखो भाई सीरीज में, तो पहले हम लोग सीरीज वालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हम मान लेते हैं कि हमारा नेट कैपेसिटेंस C डैश है इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/15 प्लस 1/15, यहाँ पे क्या आएगा आपका 1/15, कुछ ऐसा वैल्यू देगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये देगा आपको 3/15 और इसको क्या लिख सकते हो आप 1/5। तो जो यहाँ पे C डैश का वैल्यू आ जाएगा ये आएगा आपका 5 माइक्रोफैरड। तो आप देखिए आपका केस कुछ कैसा बनेगा कि ये जो आपका है कैपेसिटेंस
आपका एक लगा हुआ है कैपेसिटर इधर 5 माइक्रोफैरेड का और दूसरा लगा हुआ है यहाँ पे 15 माइक्रोफैरेड का, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है आपकी, ये बैटरी हो गई प्लस माइनस। तो 15 ये है बच्चे आपका 5 और दूसरा क्या है आपका 15, तो 5 प्लस 15, तो आपका जो नेट हो जाएगा यहां से जो सी नेट देगा वो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का होगा। तो आई थिंक ये दे देगा आपको कितना 5 प्लस 15 और ये आ जाएगा बच्चे आपका 20 माइक्रोफैरेड, ये दे देगा आपको फाइनल नेट कैपेसिटेंस। 5 प्लस 15 मतलब 20 माइक्रोफैरेड आपका फाइनल कैपेसिटेंस आएगा। चलिए, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चे, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं कि धारिता C और विभव V के एक संधारित्र में संचित ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। संचित ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पे। संचित ऊर्जा के लिए बच्चे आप सिंपल सा फॉर्मूला जानते हो, ये होता है आपका हाफ CV²। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, जहां पे C है बच्चे आपका संधारित्र की धारिता और V बच्चे क्या है आपका विभवांतर। तो इसका मतलब है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बच्चे आपका फोर्थ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, एक बिंदु वस्तु की लंबाई दे रखा है आपको B है और कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण F के मुख्य अक्ष पर U दूरी पर रखी हुई है दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का आकार होगा। आपसे पूछा हुआ है कि दर्पण द्वारा बनाया गया बच्चे क्या होगा, आपका प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। जब देखो बिंदु वस्तु है मतलब बहुत ही छोटी वस्तु की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो आपका मैग्निफिकेशन मतलब आपका होता है, ये होता है आपका जो आवर्धन क्षमता आपकी होती है, ये होती है माइनस का V बाई U का होल स्क्वायर, और इसी को बच्चे हम लोग लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे लिखते हैं। तो बस यहाँ पे क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट कर लेना है, क्योंकि आपको सारे ऑप्शंस U और F के टर्म में दे रखे हैं, तो V को यहाँ से यहाँ पे रिप्लेस कर दो। तो भाई सॉल्व कर लो यहाँ से, 1/f इक्वल्स टू क्या होगा 1/u प्लस ये आएगा आपका 1/v। तो यहां से हम इजिली v का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो क्या आएगा 1/v इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1/u, ये होगा आपका 1/f माइनस आ जाएगा यहाँ पे 1/u। तो सॉल्व कर लो इसको फाइनली, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे u माइनस एफ अपॉन देगा बच्चे आपको fu। तो यहां से अगर आप निकालोगे v का वैल्यू तो ओवरऑल क्या देगा आपको fu अपॉन ये आ जाएगा u माइनस एफ, कुछ ऐसी वैल्यू दे देगा। तो देखो इसको रख जाओ जरा यहाँ पे, तो जो आपकी आवर्धन क्षमता है देखो क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये दे देगा आपको fu अपॉन क्या रहेगा यहाँ पे u माइनस एफ, ये आ जाएगा u माइनस एफ इंटू यहाँ पे आपको u दे रखा है, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो u से u चला गया। अब इसी को बच्चे आप क्या लिख सकते हो, माइनस का f अपॉन f माइनस u का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। और यही वैल्यू आपको दे रखा है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता ही यही है, आवर्धन क्षमता कब यही होता है आपका कि रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब का जो भी हाइट होगा अपॉन जो भी आपका वस्तु की लंबाई होगी। तो भाई सॉल्व कर जाओ, आपको देखो दे रखा है बिंदु वस्तु की लंबाई बच्चे आपके स्मॉल b है, तो यहां से अगर हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकालें तो हाइट ऑफ इमेज को क्या लिख सकते हैं यहीं से, ये हो जाएगा आपका f अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा b, ये देगा आपको बच्चे हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई आपकी आएगी f अपॉन एफ माइनस यू इंटू क्या होगा b। तो यहाँ पे देखो ये u माइनस एफ है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली आप इसी को क्या लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज, देखो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, तो यहीं पे आप लिख सकते हो बेसिकली एच आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ अपॉन क्या होगा यहाँ पे u माइनस एफ का होल स्क्वायर इंटू क्या देगा आपको b। तो यही होगा बच्चे आपका फाइनल आंसर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेगेटिव आप कॉमन भी ले लोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यदि सूर्य का व्यास d है, सूर्य से आने वाली किरणें किसी अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष से थीटा कोण बनाती हैं, तो प्रतिबिंब का आकार होगा। आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। पहली बात तो यहाँ पे अवतल दर्पण की बात की गई है, तो अवतल दर्पण के केस में क्या होता है, ये हो गया बच्चे आपका अवतल दर्पण और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। और चूंकि
क्या कह रहे हैं कि सूर्य का व्यास d है और सूर्य से बच्चे किरणें आ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब इन्फानाइट से किरणें आ रही हैं और वो किरणें क्या कर रही हैं, एक्सटेंड कर रही हैं, एंगल सबटेंड कर रही हैं पोल पे। कितना एंगल सबटेंड कर रही हैं, थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं। ये और ये जो टोटल एंगल है ये आपका सबटेंड कर रहे हैं, ये एंगल है थीटा। तो देखो भाई ये मान लेते हैं कि आपका अच्छा डायामीटर दे रखा है आपका सन का, तो भाई यहाँ पे कर लो जरा, सन के डायामीटर को यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया आपका सन का डायामीटर। तो देखो पैरेलल से रेज आ रही हैं, तो यहाँ पे आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, आपका एट फोकस पे बनेगा और कैसा बनेगा, पॉइंट साइज इमेज बनेगा। तो ये मान लेते हैं बच्चे बच्चे आपकी बनी हुई है यहाँ पे इमेज। देखो चूंकि सन को हमने इन्फानाइट पे कंसीडर किया है, इसका मतलब यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का इन्फानाइट। तो जरा रखो मिरर फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू ये होगा 1 अपॉन इन्फानाइट प्लस देगा 1 अपॉन v। तो आप यहीं से लिख सकते हो बच्चे v इक्वल्स टू एफ। इसका मतलब है आपका जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा बच्चे, आपका फोकस पे बनेगा। तो ये आपका इमेज बन रहा है और फोकस पे इमेज बच्चे क्या बनता है, आप सीधे पढ़ते हो कि जब भी क्या हो आपका समानांतर किसी भी समानांतर कह रहा हूं मैं, इनफाइनाइट से कोई भी अगर रेज आ रही है तो पॉइंट साइज इमेज बनेगा, मतलब बहुत छोटा। तो अगर इमेज यहाँ पे क्या है, बहुत छोटा है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये एंगल है बच्चे आपका थीटा, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस दे रखी है, ये है बच्चे आपका एफ। तो एंगल इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चे ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमको निकालनी है, तो इसको मान लेते हैं बच्चे ये डिस्टेंस क्या है x। तो ये हो जाएगा x अपॉन क्या हो जाएगा f। अब हमको x ही निकालना था, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से f थीटा। तो ये दे देगा बच्चे आपको डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, x इक्वल्स टू क्या आएगा f थीटा। तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो क्या होगा, f थीटा के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पहला। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि एक वस्तु की जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है पर रखा है। दर्पण से वस्तु की दूरी कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की लंबाई होगी। देखो u दे रखा है आपको, अवतल दर्पण की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा, तो ये होगा आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी है तो f होगा कितना आपका, माइनस का 15 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है, ये है बच्चे क्या, 1 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं बच्चे, यहां से जरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारा v क्या आएगा यहां से। तो देखो भाई v क्या आएगा, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन यू प्लस आएगा यहाँ पे 1 अपॉन v। तो यहाँ पे रखो जरा, माइनस का 1/15 इक्वल्स टू माइनस 1/30 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/v। इसको सॉल्व कर जाओ, तो 1 अपॉन v का जो वैल्यू आएगा माइनस का 1/15 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1/30। तो ये दे देगा आपको माइनस का 1/30, कुछ ऐसा वैल्यू देगा, आएगा v। तो v इक्वल्स टू देगा आपको माइनस का 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमको v मिल गया है, तो हम लोग अब निकाल सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। तो हमको पता है कि क्या होता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता होती है बच्चे m इक्वल्स टू, ये होता है आपका हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन u। तो बस यहाँ पे रख जाओ, हाइट ऑफ इमेज हमको दे रखा है, नहीं कैलकुलेट करना है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है बच्चे 1 सेंटीमीटर माइनस एज इट इज, क्योंकि v भी माइनस u भी माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 30 अपॉन 30। तो ये क्या देगा बच्चे आपको, hi इक्वल्स टू दे देगा 1 सेंटीमीटर। और अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं थी। वो क्यों, मैं बताता हूं आपको। क्योंकि देखो कह रहा है कि वस्तु की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी बच्चे आपको दे रखा था, ये था बच्चे आपका 15 सेंटीमीटर। तो जब f 15 सेंटीमीटर है, तो यहां पे जो आपका r होगा, इसका मतलब वो कितना होगा बच्चे, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जहां पे आपकी वस्तु रखी हुई है वो जगह है बच्चे आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता त्रिज्या। और आपको पता है, और वो जो मतलब प्लेस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रखा हो अवतल दर्पण के केस में, तो उसी के नीचे जस्ट आपका इमेज बनता है, और वो कैसा बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनेगा और रियल इमेज बनाएगा। तो बेसिकली जितना साइज आपका ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज बच्चे रहेगा आपका इमेज का भी, तो सेम साइज का बनेगा। तो ये भी आपको करने की जरूरत नहीं थी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब किसी वास्तविक वस्तु के लिए बन सकता है, उत्तल दर्पण में केवल, समतल दर्पण में। देखो समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो समतल दर्पण अगर कोई भी है तो वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है। अगर आपका ऑब्जेक्ट बच्चे रियल है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे वास्तविक है, तो आपको क्या देगा, यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब देगा। अगर आपका आभासी ऑब्जेक्ट है तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब देगा, ये आपको याद रखना है। तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, उन्होंने सिर्फ पूछा है आपसे कि वास्तविक वस्तु के लिए बन सकता है। अब जरा देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में बच्चे क्या होता है कि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो वहां पे कभी भी रियल मतलब वास्तविक इमेज नहीं बनेगा। देखो भाई उत्तल दर्पण में क्या होता है, हम दो ही केस पढ़ते हैं बच्चे उत्तल दर्पण में, वो ये होते हैं कि ये आपका जो बाहरी सरफेस होता है ये होता है बच्चे आपका रिफ्लेक्टिंग, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज करो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से रेज आई, ये चली गई, और दूसरी रे बच्चे फोकस पे पड़ी तो पैरेलल हो गई आपके ऐसे। तो ये दोनों बच्चे कुछ यहाँ पे आपके मैच करते हैं, तो यहाँ पे आपका इमेज बनता है। और ये इमेज जो होता है ये क्या होता है, वर्चुअल। और जब इनफाइनाइट से हम लेते हैं तो आपका फोकस पे बनता है, वो भी पॉइंट साइज इमेज बनता है, बट बनता कैसा है, वर्चुअल ही, क्योंकि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ऑलवेज क्या देगा आपको, बेसिकली ये आभासी प्रतिबिंब देगा, तो वास्तविक नहीं बन सकता। और अगर हम लोग बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में बच्चे क्या होता है कि एक स्पेशल केस होता है जहां पे आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वो स्पेशल केस बच्चे ये होता है कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा हो, फोकस और पोल के बीच में रखा हो। यदि आपका ऑब्जेक्ट फोकस से पोल के बीच में रखा हो तो आपका जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, कुछ ऐसे इनलार्ज इमेज बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, वैसे तो जितने भी केसेस होते हैं अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक केस में जहां पे क्या हो, आपका वस्तु रखी हुई हो फोकस और पोल के बीच में, वहां पे आपका बनता है आभासी प्रतिबिंब। तो इसका मतलब है कि अवतल दर्पण में रियल वस्तु के लिए आपका दोनों ही प्रतिबिंब बन सकते हैं, चाहे वो वास्तविक हो या बच्चे क्या हो, आभासी हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि जब एक उत्तल दर्पण वस्तु की लंबाई का 1/n गुना है तो प्रतिबिंब 1/n गुना प्रतिबिंब बनाता है, तब दर्पण से वस्तु तक दूरी होगी। आपसे पूछा हुआ है, तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी आपसे पूछा हुआ है। तो देखो पहली बात तो हो रही है यहाँ पे कि एक उत्तल दर्पण की बात हुई है और वस्तु की लंबाई का क्या कह रहा है कि 1/n गुना है। तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी पूछी हुई है आपसे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वस्तु की लंबाई का 1/n गुना प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका मतलब है ये कह रहा है कि हाइट ऑफ इमेज क्या है आपका 1/n इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं बच्चे 1/n। इसका मतलब है ये दे रखा है आपको क्या बच्चे, मैग्निफिकेशन, और इसी का जो वैल्यू होता है ये आता है माइनस का v/u। अब ऐसी बात है, यही तो होती है आपकी आवर्धन क्षमता। अब आपसे पूछा क्या है, फोकस दूरी पूछा हुआ है, तो हाँ दर्पण से वस्तु तक की दूरी होगी। बेसिकली आपसे u पूछा हुआ है, तो मान लेते हैं कि ये जो दूरी है बच्चे क्या है आपकी x है। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपकी जो दूरी कितनी है x है, तो u इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा आपका माइनस का x। ये कुछ आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली u का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो u कैन बी रिटन एज फ्रॉम हियर, ये देखिए कितना हो जाएगा आपका माइनस का, ये देगा आपको माइनस का n टाइम्स v, ये आ जाएगी बच्चे आपकी u की वैल्यू। तो जरा रख जाओ यहाँ पे, एक्चुअली आपको v के लिए सॉल्व करना पड़ा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का u/n आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग मिरर फार्मूले में यूज कर लेंगे, जो कि आप जानते हो क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो f का वैल्यू आई थिंक f के टर्म में ही निकालना है, तो उसको ऐसे ही रहने दो। u कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/-x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का, ये हो जाएगा कितना u मतलब x बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे n।
देखिए अब u का वैल्यू फिर से यहाँ पे क्या है आपका निगेटिव है, तो इसका मतलब ये भी अगर आप निगेटिव रखेंगे तो ये निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा बच्चे आपका पॉजिटिव बना देगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं 1/x इक्वल्स टू क्या होगा, ये n ऊपर चला जाएगा, तो यहां से 1/x को ले सकते हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा आपका n-1। तो बस यहां से x के लिए सॉल्व कर जाओ, तो देखो भाई x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आएगा बच्चे आपका n-1 इंटू f, ये आपको कुछ ऐसे वैल्यू दे देगा और यही होगा बच्चे आपका फाइनल आंसर। ये तो पूछा था आपके कि x का वैल्यू क्या होगा, दर्पण से वस्तु तक की दूरी आपसे पूछी हुई थी, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे, 4th। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। समतल दर्पण पर एक किरण अभिलंबवत आपतित होती है। समतल दर्पण की बात हो रही है, मतलब प्लेन मिरर की यहाँ पे बात की जा रही है। तो जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो कोई भी किरण अगर मिरर के परपेंडिकुलर बच्चे फॉल होता है कुछ ऐसा, तो ये अपना ही पाथ बच्चे क्या करता है, रिट्रेस कर लेता है, मतलब वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आपको पता है कि जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो हम लोग वहीं पे नॉर्मल बनाते हैं, तो अगर आप इसका नॉर्मल बनाओगे यहीं पे तो ये क्या हो जाएगा, ये बोथ आर हो जाएंगे बच्चे क्या, पैरेलली हो जाएंगे। तो पैरेलल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा आपका 0 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बच्चे क्या होगा आपका फर्स्ट, 0 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर, कह रहा है कि एक वस्तु उत्तल दर्पण से 2f दूरी पर रखी हुई है। उत्तल दर्पण की बात की जा रही है यहाँ पे और कह रहा है कि 2f दूरी पर रखी है तब रेखीय आवर्धन होगा। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि रेखीय आवर्धन क्या होगा। अच्छा देखिए रेखीय आवर्धन बच्चे आप जानते हो कि f इक्वल्स टू, अच्छा ये u का वैल्यू आपको दे रखा है, तो u इक्वल्स टू क्या है बच्चे आपका 2f, कुछ ऐसे रखा हुआ है। तो आप जानते हो कि 2f है और उत्तल दर्पण की बात है, और उत्तल दर्पण में आपका हमेशा u का वैल्यू क्या होगा, ऋणात्मक, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो दोनों में ही u क्या होगा आपका ऋणात्मक होगा। अगर हम लोग f और u के टर्म में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं बच्चे क्या, f अपॉन f माइनस u, ये होता है हमारा आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। तो जल्दी से यहाँ पे रख जाओ, तो f आपको एज इट इज रहने दो और f माइनस u मतलब क्या हो जाएगा f, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे आपका प्लस हो जाएगा, ये देगा आपको 2f, यहाँ पे आ जाएगा 2f। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी कितनी होगी, f/3f दे देगा और f से f चला जाएगा, तो जो आपकी आवर्धन क्षमता आएगी बच्चे ये आएगी 1/3, ये आपका होगा आवर्धन क्षमता। इसमें मार्क क्या करना है बच्चे कि ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे वो हो जाएगा फर्स्ट। देखिए कह रहा है कि गोली दर्पण के लिए u, v और f के बीच कौन सा ग्राफ सही है। तो अगर आप u, v और f के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो जो ग्राफ आएगा वो बच्चे कुछ ऐसा आता है आपका ग्राफ। पहले तो u, v एक बात तो क्लियर है कि आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, और ये नीचे एक्चुअली पूरा ग्राफ क्या होता है, एसिम्पटोट बनाता है, कुछ नीचे की तरफ बच्चे भी ऐसे आपका ग्राफ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ ऊपर की बात की गई है, क्योंकि साथ में क्या होता है यहाँ पे 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस होता है ये आपका 1/v। देखो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर गोली दर्पण की बात करें, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, तो दोनों ही केस में क्या होगा, u और v बच्चे तो आपके वेरी कर सकते हैं, लेकिन f बच्चे क्या होगा, जो आपकी फोकस दूरी है वो क्या होगी बच्चे, कांस्टेंट होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चे तो एक ये आपका लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं फोकस दूरी के लिए कुछ ऐसे, तो ये आपका ग्राफ बच्चे करेक्टली बनता है। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, और अगर ऑप्शंस को देखोगे तो आई थिंक 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो रहे थे, दूसरा और चौथा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा बच्चे आपका फर्स्ट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। अब देखिए अगर हम लोग समतल दर्पण की बात कर ही रहे हैं तो समतल दर्पण में होता क्या है कि जितना दूरी पे आपका वस्तु रखा हुआ है, सपोज करो यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ही बच्चे क्या बनाएगा, ये इमेज बनाएगा। अगर ये बच्चे x डिस्टेंस पे है तो आपकी जो इमेज होगी उसका भी जो दूरी होगा वो क्या होगा, x होगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये क्या हुआ आपका u, जितना u है वो क्या है बच्चे v के इक्वल है। u और v कैसे होंगे बच्चे, इक्वल होंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑब्वियस ही बात है ये नेगेटिव होगा क्योंकि आपका डाउनवर्ड बन रहा है। तो जब हम आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो आवर्धन क्षमता बच्चे क्या आ जाएगी, माइनस का v/u, तो ये जब माइनस रखोगे तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का u प्लस का हो जाएगा u, और u कट हो जाएगा। तो जो आपकी आवर्धन क्षमता आएगी बच्चे वो आएगी क्या, +1,
क्योंकि हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा सेम होगा, जितना बड़ा इमेज उतना ही बड़ा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही दूरी पे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये सिंपल सी बात आपको समझनी है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे सेकेंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि एक समतल दर्पण 36 से 30 कोण पर बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 36 से बच्चे 30 कोण, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कह रहा है कि यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है और तो दर्पण और परावर्तित किरण के बाद आपका जो कोण होगा वो आपसे पूछा हुआ है। तो देखो भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि क्षैतिज से कोई भी एक दर्पण है जो बच्चे कुछ सर्टेन एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो मान लेते हैं बच्चे ये आपका दर्पण रखा हुआ है कुछ ऐसे, और ये दर्पण जो इससे है वो एंगल बना रहा है, ये है आपका 30, ये दर्पण है आपका। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे कोई एक रे फॉल होती है, और ये जो रे फॉल हो रहा है वो कुछ ऐसे फॉल हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे रे फॉल हो रहा है। ये आपका बच्चे कुछ रे फॉल हो रहा है यहाँ पे। अब ये जब रे फॉल हो रहा है तो कह रहा है कि दर्पण से टकराती है तो तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के मध्य कोण पूछा हुआ है आपसे कि कोण कितना होगा। देखो तो यहाँ पे आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको पता है कि जहां पे आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा वहीं पे आपको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल बच्चे कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज अ नॉर्मल, ये बच्चे आपका नॉर्मल बनेगा। तो ये एंगल बच्चे आपको दे रखा है 30। तो जरा ये जो आपकी किरण फॉल हुई है, अगर इसी को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर दें, देखो जरा इस रे को बच्चे अगर हम क्या करें यहाँ पे एक्सटेंड कर दें, तो देखो इस प्लेन के थ्रू बच्चे ये एंगल बनाएगा आपका क्या 90, ये 90, ये 30, तो ये जो एंगल होगा बच्चे क्या होगा आपका 60, दिस एंगल इज 60। अगर ये एंगल 60 है तो बच्चे ये क्या होगा, ये भी होगा आपका 60 डिग्री। देखिए अगर ये 60 है तो आपको पता है कि ये जो पूरा एंगल है बच्चे ये होगा 90। तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मतलब ये एंगल ये कितना देगा आपको, ये आ जाएगा बच्चे आपका 90 माइनस 60 बराबर देगा आपको 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है बच्चे कितना आ गया आपका 30 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि दर्पण एवं परावर्तित किरणों के मध्य कोण होगा। तो दर्पण बच्चे ये हो गया, और परावर्तित किरण की अगर हम बात करें तो देखो कैसे परावर्तित होगी किरण, यहाँ पे ये जाएगी बच्चे आपकी परावर्तित किरण कुछ ऐसे जाएगी, ये है बच्चे आपकी परावर्तित किरण। तो अगर भाई ये एंगल 30 है तो ये भी तो एंगल 30 होगा। यही तो होता है बच्चे आपका परावर्तन का नियम कि जितना आपका आपतित कोण होगा उतना ही क्या होगा आपका परावर्तित कोण भी होगा। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल आ जाएगा वो कितना आएगा बच्चे आपका, ऑब्वियस सी बात है 60, क्योंकि ये 30 है लेकिन टोटल तो बच्चे क्या है आपका 90 है, ये समझना है आपको। तो 90 माइनस 30 करोगे तो आपको क्या देगा 60 डिग्री देगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे वो होगा आपका थर्ड। बस इसमें बेसिक सी ज्योमेट्री है जो आपको समझनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ इसमें ये था आपका इंसिडेंट रे और ये था बच्चे आपका रिफ्लेक्टेड रे। चलिए देखिए, एक मनुष्य 15 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दर्पण की ओर दौड़ता है। कोई एक दर्पण है बच्चे, और यहाँ पे कोई एक ह्यूमन बीइंग है जो कि बच्चे दौड़ रहा है इस मिरर की तरफ, और इसका स्पीड दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा हुआ है कि चाल से एक दर्पण की ओर दौड़ता है तो इसके लिए प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। तो सपोज करो इसका प्रतिबिंब बच्चे अगर यहाँ पे है तो ये क्या चलेगा बच्चे, ये ऐसे मूव करेगा। तो दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो बच्चे क्या होगा, अपोजिट होगा। और हम जानते हैं कि स्पीड के टर्म से कि आपका जितना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा माइनस उतना कितना होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज भी होगा। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बच्चे, सेम होगा। तो अगर ये 15 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ की भी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बच्चे, 15 मीटर पर सेकेंड। कुछ ऐसा आपका वेलोसिटी आएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चे आपका सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए 19वां कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु एक दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो 4 सेंटीमीटर की दूरी आपको दी गई है। इस वस्तु का सीधा एवं 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो चलो भाई इसको हम लोग जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, मतलब u इक्वल टू आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और इस वस्तु का सीधा एवं 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए देखो सीधा भी होना चाहिए
और जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। तो पहले तो एक बात मेरी सुनो कि हम जब भी उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हमेशा जो आपका इमेज बनता है वो रियल साइज से छोटा बनता है। कैसा बनेगा, रियल साइज से छोटा बनेगा। तो इसका मतलब है कि कभी भी सेम हाइट का प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब जहां पे उत्तल दर्पण है वो तो आपका यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। अब आते हैं हम लोग अवतल दर्पण पे। अब अगर आपको अवतल दर्पण का केस याद हो तो एक स्पेसिफिक केस होता है जहां पे बच्चे आपका क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, नहीं तो सारे केसेस में आपका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये आपको समझना है। तो बच्चे ये क्या हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। वो जो स्पेशल केस होता है बच्चे वो होता है फोकस और पोल के बीच में। पोल और फोकस के बीच में सपोज करो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जो आपका इमेज बनता है वो आपका बिहाइंड द मिरर बनता है और ये होता है बच्चे आपका आभासी प्रतिबिंब, जो कि कैसा होता है, इनलार्ज। तो देखो भाई ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है, तो इसमें तो बोला हुआ है कि 1 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और उतनी ही ऊंचाई का प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो बच्चे इसका मतलब क्या है कि अवतल दर्पण भी यहाँ पे गलत हो गया। तो अवतल दर्पण चाहे आप जितनी भी वक्रता त्रिज्या का ले लो, यहाँ पे कोई भी काम नहीं करेगा। तो आपके तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यदि किसी भी ऊंचाई का एक आप समतल दर्पण ले लो तो समतल दर्पण का कोई भी समतल दर्पण ले लो तो क्या होगा, आपको वो दिख जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही हाइट बच्चे आपका इमेज का होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बच्चे आपका 4th। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि एक वस्तु समतल से x समतल दर्पण से x + y मीटर की दूरी पर स्थित है। एक समतल दर्पण से दे रखा है आपको, इसकी जो डिस्टेंस है ये है बच्चे आपका x + y और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है x + y और आपसे पूछा है कि वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। तो मैंने आपको बताया था समतल प्रतिबिंब में क्या होता है कि जितनी दूर आपका वस्तु रखा हुआ है उतनी ही दूर बच्चे क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये भी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, x + y। अब आपसे पूछा हुआ है कि ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच की दूरी क्या होगी, तो बस दोनों को क्या कर दो, सम कर दो। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 2x + 2y आपको दे देगा एग्जैक्ट वैल्यू। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो इसे ही लिख सकते हैं हम लोग x + y। कुछ ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो जो दे रखा है आपको दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि एक व्यक्ति 15 मीटर पर सेकंड की चाल से किसी दर्पण की ओर दौड़ता है। कोई यहाँ पे दर्पण दे रखा है आपको और कोई वस्तु है वो चल रहा है यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड से। सो इट इज रनिंग 15 मीटर पर सेकंड से दर्पण की ओर दौड़ रहा है। व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, आपसे पूछा है। यहाँ पे व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल आपसे पूछी हुई है। तो देखो पहली बात तो ये, अगर ये 15 आपका इधर चल रहा है तो इसकी जो डिस्टेंस, ये डायरेक्शन होगा बच्चे उल्टा होगा, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, मीटर पर सेकेंड। अच्छा कहीं पे भी ये नहीं दे रखा है कि आपका जो मिरर है वो भी मूव कर रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, तो कुछ कंसीडर करने की जरूरत भी नहीं है, सीधी सी बात। अब देखो कह रहा है कि व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल, मतलब आपसे पूछा हुआ है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखो पहली बात तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको पता है कितना है, इसी को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ मैन। ये बात रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो वेलोसिटी इमेज की, अगर हम वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करें, ये है आपका 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है बच्चे, रिवर्स है। आप किसी को भी निगेटिव कंसीडर कर सकते हो, चाहे आप वी का या वीएम को। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या दे देगा आपको 13 मीटर पर सेकेंड। एंड हो सकता है कि आपका ये, अगर आपने ये माइनस लिया होगा तो ये माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज ही आपका रिजल्ट लिखा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चे क्या होगा, आपका सेकेंड होगा, 30 मीटर पर सेकेंड आपका होगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहे कि किसी समतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। समतल दर्पण पे आपतित किरणें क्या हो, अपसारी हो, या कह रहा हो बच्चे क्या है, अबसारी हो। तो कुछ सर्टेन कंडीशन दे रखी है और आपसे पूछा है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है किसी भी स्थिति में नहीं। तो देखो भाई कब होगा ये, देखो अपसारी हो तो बच्चे तो कभी नहीं होगा। पहली बात तो प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, तो इसमें सीधा सा बच्चे केस क्या होता है कि एक सिंपल सी बात मेरी याद रखना
कि जब वस्तु आपका वास्तविक है, अगर ये वास्तविक वस्तु है तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगर दूसरा केस क्या है कि आपका आभासी प्रतिबिंब है, क्या है यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब है, तो क्या बनेगा, आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहाँ पे आभासी वस्तु है तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। इतनी सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। तो जब ये वास्तविक क्या होगा आपका जो यहाँ पे हम लोग आभासी वस्तु लेंगे तो आभासी वस्तु के लिए क्या होगा, आपकी जो रेज आएंगी बच्चे वो कैसी होंगी, कन्वर्जिंग रेज होंगी। कैसी होंगी, कन्वर्जिंग रेज, मतलब कैसी होंगी, अभिसारी रेज होंगी। ठीक है, तो जो किरणें होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, अभिसारी। अगर अपसारी होंगी तो बच्चे क्या होगा, वो रियल इमेज ही बनाएगा आपका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बच्चे होगा आपका सेकेंड। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी। देखो भाई, समतल दर्पण के लिए जो आप पहले तो समझो जरा, इसका जो रेडियस होता है वो होता है बच्चे आपका इन्फिनाइट, और आप जानते हो कि फोकस दूरी और इन्फिनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपका जो रिलेशन होता है F इक्वल्स टू R बाई 2। तो इसे ही आप क्या लिख सकते हो, इन्फिनाइट बाई 2। इसका मतलब क्या आ जाएगा, आपका फोकल लेंथ भी क्या होगा, यहाँ पे आपका अनंत होगा। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड। याद रखिएगा कि इसका जो रेडियस मतलब जो वक्रता त्रिज्या है वो होती है बच्चे आपकी इन्फिनाइट। ये आपको बहुत काम में आएगा जब आप लेंस के बारे में पढ़ोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पणों को किसी कोण पर रखा जाना चाहिए। तो इसके लिए बच्चे एक सिंपल सी बात ये है कि हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस के लिए फॉर्मूला ये आता है आपका 360 अपॉन थीटा। तो यहां पे क्या होता है कि अगर आपका जो नंबर, पहली बात तो क्या होता है आपका सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि सपोज करो आपके 2 मिरर कुछ ऐसे रखे हुए हैं, ये 2 मिरर हैं जो कि कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, और यहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर ये ऑरिजिन्स के रिस्पेक्ट में बच्चे सेम एंगल बना रहा है, इधर से भी 45 बना रहा है, इधर से भी 45 बना रहा है, तो ये क्या होगा, आपका सिमेट्रिक केस होगा। तो यहां पे अगर आप देखो तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस कितने चाहिए, अगर आप देखो तो पहली बात तो थीटा कितना दे रखा है, पहले ये देखो जरा, पहला देखो 1 बाई 1 क्रॉस चेक कर लो। थीटा रखा है 30, तो देखो क्या होगा 360 अपॉन क्या आएगा यहाँ पे 30, तो ये कट हो गया, इधर दे देगा आपको 12। तो ये जो n का वैल्यू है बच्चे ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 12। तो इसका मतलब है ये तो आपके नंबर ऑफ इमेजेस नहीं बनेंगे, तो 12 तो बहुत ज्यादा है। वैसे केसेस होते हैं कि जब आपका क्या हो, सम हो, कितना, इवन नंबर हो, तो आपके जो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं वो n-1 हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे तो 3 ही इमेज चाहिए, तो आपका 30 तो हो नहीं सकता। और अगर हम 60 रखेंगे तो यहाँ पे देगा 6, तो ये भी नहीं हो सकता। 150 रखेंगे तो आई थिंक पूरा कट नहीं होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग 90 की बात करें तो बच्चे 90 ही इसका करेक्ट होगा, क्योंकि 90 में क्या होगा आपका 360 बाई 90, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे बच्चे आपके 4। अब चूंकि ये सम नंबर दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं यहाँ पे, जो आपके नंबर ऑफ इमेज होंगे यहाँ पे वो कितने आएंगे, 4-1। हमेशा याद रखिएगा ये देगा आपको कितना, 4-1, मतलब आ जाएगा यहाँ पे 3। देखो इसको हम लोग इमेज फॉर्मेशन से भी बच्चे समझ सकते हैं, बहुत ही ये इजी है समझना। देखो कैसे, अगर यहाँ पे हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास कोई 2 मिरर हैं जो परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, कुछ ऐसे मिरर रखे हुए हैं परपेंडिकुलर, तो ये हो गया इनका रफ सरफेस, और यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ऐसे ही बच्चे हम लोग यहाँ पे भी कर लेते हैं, जिससे हमें इजिली क्या मिल जाए, इमेज हमको मिल जाए। अब क्या करते हैं हम लोग, रेस को यहां से डालते हैं। इस ऑब्जेक्ट से बच्चे आपकी रे यहाँ पे फॉल हुई, यहां से फॉल होने के बाद क्या होगा, कुछ यहां आएगा, मतलब आपका रिफ्लेक्ट होके, अब ये रिफ्लेक्ट होके बच्चे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया रे डायग्राम। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, ये आपका इंसिडेंट हुआ, ये यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, और ये बच्चे हो गया आपका यहां से इंसिडेंट। ठीक है, तो ये तो पहली सिचुएशन हो गई। अगर आप देखो तो एक्चुअल में तो कहीं पे भी मीट नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जब एक्चुअल में मीट ना करे तो आप रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करते हो। तो अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको इंक्रीज करो, इस रिफ्लेक्टेड रे को, तो देखो आपको कुछ यहां पे बच्चे क्या देगा, आपको इमेज देगा। तो ये तो पहला इमेज बन गया। अब जरा हम क्या करते हैं, यहीं पे डालते हैं दूसरा,
यहां से रिफ्लेक्ट कराते हैं तो ये आपका कुछ ऐसे रे आपने डाली यहाँ पे। अब ये रे क्या होगी बच्चे, यहां से कुछ ऐसे जाएगी और ये रे आपका कुछ ऐसे यहां से इमेज बनाएगा। तो ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया बच्चे आपका रिफ्लेक्टेड, और ये यहां से फर्दर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे भी वही सिचुएशन आ रही है कि एक्चुअल में कहीं पे भी रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इसको यहां से एक्सटेंड करें तो एक्सटेंड करने पे आपका यहाँ पे इमेज बन रहा है, ये बन गया आपका दूसरा इमेज। तो ये दो इमेज तो बन गए। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो एक रिफ्लेक्टेड रे बच्चे आपका ये गया हुआ है, ये है एक रिफ्लेक्टेड रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो इन दोनों को जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करोगे तो आपको कुछ ये यहाँ पे इमेज दे देगा। तो ये बन जाएगा आपका तीसरा इमेज। तो आपके कुल 3 इमेज बनेंगे यहाँ पे, 1, 2 और 3, ये 3 इमेजेस आपके आएंगे। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे 4 इमेजेस बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 इमेज बच्चे एक साथ ओवरलैप हो जाते हैं, इसलिए आपके 3 इमेजेस बनते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री पे ही आपके 3 इमेज बनेंगे, जो कि होगा आपका थर्ड ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहे कि यदि h ऊंचाई के मनुष्य को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए कम से कम कितनी ऊंचाई का दर्पण उपयोग करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे समतल दर्पण की बात हो रही है, तो पहले तो बच्चे एक दर्पण कंसीडर कर लो, और ये हो गया आपका दर्पण, और उसको क्या करना है, संपूर्ण अपना प्रतिबिंब देखना है। तो मान लेते हैं बच्चे ये है आपका ह्यूमन बीइंग, जिसको अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है। तो ये हो गया उसका हेड, मान लेते हैं यहाँ पे उसकी होगी आईज। ठीक है, एट दिस पॉइंट इज आईज, और ये हो गए बच्चे उसके फीट। तो देखो उसको उसके हेड का प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब वो हेड का प्रतिबिंब देखेगा तो ये आपकी कुछ ऐसे यहाँ पे रेज आएगी, ये रे यहाँ पे पड़ेगी, और ये पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जाएगी बच्चे आईज में, तभी तो उसको दिखेगा सिर का प्रतिबिंब। ये हो गया आपका। अब देखो दूसरे केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो अगर हम लोग पैरों की बात करें तो ये बच्चे रे आएगी कुछ ऐसे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका रिफ्लेक्ट होके बच्चे कुछ ऐसे जाएगा, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे एक सीधी बात ये है कि ये हुआ इंसिडेंस और ये क्या हुआ आपका रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट और ये क्या हुआ आपका रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ इतने मिरर की रिक्वायरमेंट है, ए बी मिरर, मतलब इतने हाइट का मिरर होना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट थी। तो इसका मतलब है कि ये जो मिरर है वो बच्चे आपका एक्स्ट्रा है, बस हम लोग ये हाइट निकाल लें, हमको पता चल जाएगा। चलिए एक काम कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, और ऐसे ही बच्चे हम लोग नीचे भी कर लेते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि हेड से आई के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चे वो है आपकी x, और आई से लेके जो फीट के बीच की डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं बच्चे ये है आपका y। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये जो परपेंडिकुलर डाला है इसकी वजह से ये जो आधी आधी हाइट है बच्चे कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चे आपका x/2, और ये जो आधी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ये यहां से आई से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये होगी बच्चे y/2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इतना ही तो डिस्टेंस आपको चाहिए, ये सिर्फ इतना डिस्टेंस आपको चाहिए, ये जो कि आपके मिरर के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये कितना हुआ बच्चे, यहां पे ये होगा x/2 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा y/2। अब मान लेते हैं कि ये क्या है, अच्छा ये जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, टोटल मिरर जो रिक्वायर्ड था यहाँ पे इसकी हम लोग हाइट, इस पूरे ऑब्जेक्ट का हाइट जो हम कंसीडर कर लेते हैं ये है बच्चे आपका कैपिटल H, मतलब स्मॉल h क्वेश्चन में दे रखा है तो आप भी स्मॉल h कंसीडर करो, तो ये स्मॉल h है। तो सीधी सी बात है कि आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू लिख सकते हो यहाँ पे स्मॉल h। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आपने माना है कि आई से लेके मतलब आंखों से लेके सर की दूरी है आपकी x, और पैर से लेके सर आंखों की दूरी है बच्चे y। तो जो टोटल दूरी होगी वो कितनी होगी x प्लस वाई। तो अगर आप यहाँ पे इसको लिख जाओ तो क्या लिखोगे, x प्लस वाई अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 2। तो बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हो आप h/2, मतलब जितनी हाइट का बच्चे मनुष्य है उससे जस्ट आधी हाइट का आप क्या ले लो, मिरर ले लो, तो उसका पूरा आप प्रतिबिंब इजिली देख सकते हो। तो ये थे बच्चे हिंदी माध्यम के पहले 25 क्वेश्चन, और आगे के 25 क्वेश्चन आपको शुभम सर कराएंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक जैसा कि आपको पता है कि डिस्कशन जो था वो हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल शिवम सर ने किया, जो बहुत ही एनर्जेटिक टीचर है, उनका सेशन बहुत ही शानदार होता है हमेशा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं उसी क्रम में।
लिखा गया निम्न में से सही कथन चुनिए। क्या करिए, सही कथन चुनिए। तो अब देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो एक समतल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है अवतल दर्पण के लिए आवर्धन 1 से कम होगा यदि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। एक उत्तल दर्पण का आवर्धन 1 से बड़ा होना चाहिए। एक समतल दर्पण आभासी वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो ये हमें पता है कि ठीक है। एक समतल दर्पण अगर कोई समतल दर्पण है, कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है, तो उसकी सबसे खास बात यह होगी कि वो आभासी वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यहां तक हमें लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तो चौथा है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये 2 माइक्रोफैराड धारिता के एक संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है, तो उसमें हानि क्या है। तो हमें पता है कि ठीक है, हम ये सीधे बोल सकते हैं कि जो संचित ऊर्जा है, क्या है, संचित ऊर्जा है, वही बराबर किसके होगी, उष्मा हानि के। वही बराबर किसके होगी, उष्मा हानि के। जो संचित ऊर्जा है वो बराबर किसके होगी, उष्मा हानि के। और इसका प्यारा सा फार्मूला हम लोगों को पता है, 1/2 CV²। 1/2 वही रहने दीजिए। C आपको देखो हमें दे के रखा है धारिता की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, तो 2 × 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब, V का मतलब कितना, 100। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10⁻², तो 10⁻² का स्क्वायर। यहां से 2 से 2 कैंसिल हुआ, हमारे पास आ गया 10⁻⁻6 इंटू, ये कितना आएगा आपका 10⁻4। यहां से आ जाएगा 10⁻⁻2। इसे लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻3। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी को लिख सकते हैं 10 मिली जूल। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया हमारा 10 मिली जूल। दूसरा ऑप्शन, मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आते हैं हम लोग। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के 2 चालक गोलों पर 15 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम का आवेश है। अब दोनों को तार से जोड़ा जाता है, तो दोनों चालकों पर अंतिम आवेश होगा। अब देखिए, अगर हम लिखना चाहें तो हमें पता है कि अगर 2 चार्ज की बात हो रही है, इसकी देखिए, अब बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे। 2 सेंटीमीटर का जो है उस पे हमने चार्ज दे दिया है 15 माइक्रोकुलाम, और दूसरा जो हमारा 3 सेंटीमीटर का है, इस पे चार्ज हम लोगों ने दिया है -5 माइक्रोकुलाम। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आपस में टच में लाते हैं या इसको कनेक्ट कर देते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्ट कर दिया गया। अब डायरेक्शन को लेके मत परेशान होइएगा। अब देखो, ये वायर से कनेक्टेड है, तो अब क्या होगा, वायर से कनेक्ट करने की वजह से चार्ज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो Q फाइनल जो मिलेगा, या हम लिख देते हैं कैपिटल Q, ये हमें मिलेगा 15 माइक्रोकुलाम -5 माइक्रोकुलाम, ये आ जाएगा आपका 10 माइक्रोकुलाम। ये चार्ज हमें नेट कितना मिलेगा, 10। अब यही 10 तो डिवाइड होगा, तो इसके लिए देखिए, जब हम इधर बात करेंगे, चार्ज की आवेश की बात करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं Q1/Q2। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R1/R2 के, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो Q होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, R के, यानी समानुपाती होता है। उसके लिए हमें कुछ सोचना नहीं है। अब ये बराबर R1 की वैल्यू हमें पता है कितना है, 2/3 है। तो यहाँ से Q1/Q2 अगर मैं लिखना चाहूंगा तो ये कितना आ गया, 2/3। तो इसी रेशियो में तो ये जाके मिलेगा भी। अब देखो, जब ये हो गया है तो इसके बाद चार्ज बदलेगा। ये मान लेते हैं Q1 डैश हो गया, और ये क्या हो गया,
ठीक है, Q2 डैश। अच्छा, अगर सेम पोटेंशियल होता, जब तक विभव समान नहीं हो जाता तब तक क्या होगा, आवेश आता जाता रहेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं Q1 डैश को अगर हमें लिखना हुआ तो Q1 डैश हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए इसका रेशियो कितना है, 2 अपॉन टोटल रेशियो 5 इंटू 10, ये आ जाएगा आपका 4 माइक्रोकूलम। Q2 डैश को लिखना हुआ तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका रेशियो कितना है 3, टोटल रेशियो कितना है 5 इंटू 10, ये कटा 2 आया, कितना आ गया 6 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रभु। अब आपको पता है कि अब ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखिए तो निम्नलिखित में दिए गए संधारित्र पर आवेश होगा। तो यहां हमें पता है कि जो कैपेसिटर है, संधारित्र है, ये समांतर संयोजन में है। किसमें है, समांतर संयोजन में है। देख के ही क्लियर है कि इनका जो संयोजन है, जिस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन किया गया है, वो कैसा है, समांतर है। अच्छा, इसका मतलब Q इक्वल टू हम यही तो लिखते हैं CB, और V जो यहाँ पे है, ठीक है, V जो होगा वो नियत होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर पैरेलल जुड़े हैं, समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो वैल्यू क्या मिलती है, सेम मिलती है। तो अब देखिए यहां से V तो हमारा नियत हो गया, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, V। तो यहां से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, अगर हमें लिखना है तो ये डायरेक्ट आ जाएगा C, ठीक है, ये डायरेक्ट C के है, तो C1 रेशियो C2 रेशियो C3। अच्छा, यहां से ये रेशियो आ गया 1 रेशियो 2 रेशियो 3, सब में किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, तो ये आ गया 100 रेशियो 200 रेशियो 300। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आंसर आ गया आपका पहला। मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो धातु की प्लेटें एक समांतर पट्ट संधारित्र बनाती हैं। प्लेटों के मध्य दूरी को इस तरह से प्रवेशित किया जाता है कि दोनों स्थितियों में धारिताओं का अनुपात प्रथम के द्वितीय के साथ है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखें तो, ठीक है, इसमें बच्चे समांतर पट्ट संधारित्र बनाती हैं, प्लेटों के मध्य दूरी प्रवेश की जाती है, दोनों स्थितियों में धारिताओं का अनुपात प्रारंभिक तथा अंतिम के साथ है। तो ये बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि ये मेटल प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है, मध्य दूरी d, इस तरह के दोनों का अनुपात प्रथम का अंतिम के साथ है। दो धातु की प्लेटें एक समांतर पट्ट संधारित्र बनाती हैं और जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। दोनों प्लेट के बीच में जो मध्य दूरी है वो d दी है, कितनी है, d है, और इस तरीके से प्रवेशित की जाती है कि दोनों स्थितियों में धारिताओं का अनुपात प्राथमिक का अंतिम के साथ है। तो अब यहां से अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे तो देखिए पहले d था और बाद में d/2 कर दिया जाता है। पहले d था, ये करेक्शन आपको करा दिया गया है पेपर में, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हम लोग लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहला हम लोग लिखेंगे तो डायरेक्ट जो अब भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो सीधे लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट केस अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहां पे डायरेक्ट लिखा जा सकता है इप्सिलॉन नॉट a/d, इप्सिलॉन नॉट a/d लिख सकते हैं। दूसरा सेकंड केस लिखना हुआ तो देखिए अब जब कैपेसिटर हम एंट्री करा देंगे तो हमें क्लियर है कि वो डिस्टेंस कितनी रहेगी, d ही रहेगी, तो वहां डिस्टेंस d लेंगे, लेकिन अब d/2 हो चुका है तो d/2 को रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट a d माइनस t, बाकी के हिस्से से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ से लिखा जा सकता है इप्सिलॉन नॉट a d माइनस d/2। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इप्सिलॉन नॉट a 2 इप्सिलॉन नॉट a/d, कितना आ जाएगा 2 इप्सिलॉन नॉट a/d। तो इस तरीके से हम लोग कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद अगर देखिए यहाँ से ये वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारा पहला जो वैल्यू है, मान लो ये ठीक है, ये मान लेते हैं हम कितना है c है, दूसरी वैल्यू जो आ रही है वो क्या है c'। तो c' को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू इप्सिलॉन नॉट a/d। यहाँ से ये वैल्यू आ गई 2
सी बाई 2c, कितनी आ गई वैल्यू 2c, तो c डैश हमारा कितना आया 2c आ रहा है। अब ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक का अंतिम के साथ, तो यहां पे अगर हम लिखना चाहेंगे c डैश, ये आ जाएगा 2c, तो c अपान c डैश ये आ जाएगा आपका यहां से ये नीचे जाएगा 1/2, तो यहां से कौन सा आंसर आएगा 1/2, तो 30 का आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी 4 mm है तथा विभवांतर 60 वोल्ट है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर 12 मिलीमीटर कर दी जाए तो। अब देखिए ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए। हमें पता है कि जो C की वैल्यू होती है वो इप्सिलॉन नॉट A/D होती है। यहाँ सारी चीजें फिक्स हैं, सिर्फ आप बढ़ा क्या रहे हो, दूरी बढ़ा रहे हो। क्या बढ़ा रहे हो, दूरी। तो C हम जो है वो बराबर लिख सकते हैं, सॉरी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/D लिख सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो नया वाला C अपान C डैश लिखूंगा तो D ऊपर चला जाएगा पहले के लिए, तो ये हो जाएगा 4/12, ये कैंसिल होके आ गया 1/3, ऐसा कुछ आएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं C डैश इक्वल टू C/3। C डैश की वैल्यू किसके बराबर आएगी, C/3 के। और Q हमें पता है कि भाई Q बदल नहीं रहा है, Q नियत है। Q क्या है यहाँ पे, नियत है, ये बदलने वाला नहीं है। तो जब Q बदल ही नहीं रहा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/C के। यहां से लिख सकते हैं V डैश बाई V, ये बराबर किसके लिखेंगे, C/C डैश के, C/C डैश के। और C/C डैश अगर मुझे लिखना हुआ तो अगर यहां से हम ट्रांसफर भी कर लेंगे तो ये वैल्यू डायरेक्ट हम लोग C अपान C डैश लिखना हुआ तो ये लिख सकते हैं 3। तो यहां से आ गया V डैश इक्वल टू 3V, और 3 वही रहने दीजिए। V हमें पता है कि V की वैल्यू कितनी दे रखा है 60, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों आ गया 180 वोल्ट। तो यहां से संधारित्र कितना हो जाएगा, 180 वोल्ट हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वायु संधारित्र में प्रत्येक प्लेट का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 20 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले की धारिता के बराबर है, तो प्लेटों के मध्य की दूरी है। अब देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि प्लेट का व्यास है और समांतर, तो पहले प्लेट का ही हम लोग निकालते हैं। तो अगर हम इसके लिए व्यास 40 सेंटीमीटर है और एक व्यास वाले धारिता के बराबर है, तो अगर मुझे C1 लिखना हुआ, मान लेते हैं पहला जो धारिता है वो C1 है, तो C1 अगर मुझे लिखना हुआ तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इप्सिलॉन नॉट A/D, ऐसा कुछ लिख सकता हूं। अब इप्सिलॉन नॉट वही रहने दीजिए। एरिया अगर मुझे लिखना है तो व्यास की बात हो रही है, यानी सर्कुलर होगा, वृत्तीय होगा, तो एरिया हम लोग क्या लिखेंगे, पाई। उसके बाद व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या जो होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। त्रिज्या कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। इसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻², मीटर में लिख रहे हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे, स्क्वायर अपान। अब ये कह रहा है कि D आपको पता नहीं है, ठीक है, यही D तो हमें पता करना है, तो यहाँ पे D लिखते हैं हम लोग ऐसा। अब इसे लिखना चाहेंगे तो हम C1 यहां से लिख सकते हैं 4π इप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, 10 की पावर इंटू 10 की पावर -4/D, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अच्छा अब बात करते हैं दूसरे केस की। जब 20 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले की धारिता लिखनी हुई तो यहां से हम C2 अगर लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 4π इप्सिलॉन नॉट। R की जगह देखिए 20 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। त्रिज्या कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 10 × 10⁻², ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग लिख देंगे 10 × 10⁻²। अच्छा क्वेश्चन में ये बोल के रखा है कि यहाँ पे C1 बराबर है किसके, C2 के, तो C1 की वैल्यू अगर मुझे लिखना हुआ तो यह आ जाएगा 4π इप्सिलॉन नॉट × 10 की पावर -4/D। ये बराबर आ जाएगा C1 के, यहाँ पे आ जाएगा 4π इप्सिलॉन नॉट
10 इंटू 10 की पावर -2 अपान 1। कुछ नहीं है तो 1 ले लो। अब देखो अगर हम चाहें तो यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, डी को उधर भेज देते हैं, बाकी हिस्सा इधर लाते हैं। तो d इक्वल टू यहां से हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर -4 अपान 10 की पावर कितना -1, ये आ जाएगा ऊपर, तो 10 की पावर -4 प्लस 1, यहां से हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3। और ये ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है ये किस में आई है, मीटर में। किस में आई है, मीटर में। तो इस तरीके से हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चित्रानुसार 5 संधारित्र 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़े गए ए और बी के बीच में मध्य परिणामी धारिता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर 10 का मल्टीप्लाई हम 6 में करें, 10 का किस में करें, 6 में, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 600। वापिस अगर हम देखें तो हम 30 का किस में करें, 20 में, तब भी कितना आ रहा है, 600। यानी यह एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है, एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसके लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। अब ये क्वेश्चन काफ़ी प्यारा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इस 50 के होने या ना होने का कोई फर्क पड़ने वाला हम लोगों पे नहीं है। तो अब देखिए अगर मुझे 10 और 30 का कॉम्बिनेशन लिखना हुआ तो इसको अगर हम बनाना चाहें तो कुछ ऐसे बना सकते हैं डायरेक्ट। इसे हम लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं। अब ये हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। अब ये पॉइंट हमें डिनोट कराने हैं तो डिनोट कर दीजिए। ये ए है और ये क्या है, बी। ये आपका 10 माइक्रोफैराड है और ये आपका 30 माइक्रोफैराड है। ये आपका 20 माइक्रोफैराड है और ये 60 माइक्रोफैराड है। तो अगर अब यहां से हम लिखना चाहें तो देखिए हम ये मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, C1 है और ये आपका क्या है, C2 है। तो अब वैल्यू निकालना ही हम लोगों के सामने एक समस्या है। तो C1 और C2 की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम C1 लिखना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो C1 के लिए क्या करेंगे हम, अब ये समांतर संयोजन है तो ऐसा होगा 10 इंटू 30 अपान 10 प्लस 30, यहां से हो जाएगा 300 बाई 40, यानी ये कटेगा कितना आ गया, 30/4 माइक्रोफैराड। उसी तरीके से C2 अगर मुझे लिखना हुआ तो C2 को भी हम लिखेंगे कितना, 20 इंटू 60 अपान 20 प्लस 60, ये आ जाएगा 1200 अपान 80। ये 0 से 0 गया, ये आ जाएगा C2 इक्वल टू, इसे भी हम अगर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 60/4 माइक्रोफैराड। अब देखिए अगर ध्यान से अब हम बनाना चाहें तो ये कुछ ऐसे इमेज बनेगी। ए है, इधर की तरफ अगर हम देखेंगे कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटेंस नीचे है। अभी इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला तो कितना आया, 30/4। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आया, 60/4। इसको हम डायरेक्ट जोड़ेंगे तो सी नेट यहां से आ जाएगा हमारा 30/4 प्लस 60/4, यहां से आ जाएगा 90/4। इसी को लिख सकते हो 22.5 माइक्रोफैराड, या 90/4 ही आ गया आंसर। तो उसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम लोगों का काम हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समान क्षेत्रफल की 4 प्लेटें चित्र में दर्शाए जोड़ी गई हैं। यदि प्लेटों के बीच मध्य दूरी d है तो संयोजन की प्रभावी धारिता होगी। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिले ना तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। C कुल अगर मुझे लिखना हुआ तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे जिसमें एक तरफ से एक पॉइंट से एक प्लेटें जुड़ी हैं, चलो बैटरी से जोड़ देते हैं, इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। अब हमें ये क्लियर है, ये B है आपका, ये आपका A है। मुझे लगता है आप प्रॉपर दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर C कुल लिखना हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सर इसका सिंपल सा फार्मूला हम लोगों ने सीखा है, n-1 इप्सिलॉन नॉट A/d। सर यही फार्मूला हम लोगों ने सीखा है। हाँ सर, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 - 1 इप्सिलॉन नॉट A/d।
यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ से कौन सा आंसर होगा? दूसरा होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए सोचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदर्शित चित्र में 4.5 माइक्रोफैराड संधारित्र पर विभवांतर है। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर हम करना चाहेंगे तो थोड़ा सा आसानी से बच्चे करना पड़ेगा हम लोगों को। पहले देखिए 6 और 9 को अगर हम जोड़ेंगे तो इसको हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं? 9 माइक्रोफैराड। तो अगर अब यही डायग्राम मैं बनाऊं तो ये देखिए आपका एक, दूसरा, ये 12 वोल्ट है, ये आपका 4.5 है और ये कितना है? 9। अब यहां पे मुझे लिखना हुआ सी नेट। क्या लिखना हुआ? सी नेट। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज का है। तो 9 इंटू 4.5 अपान 9 प्लस 4.5। अब देखिए एक काम करते हैं, 4.5 को बाहर ले लेते हैं तो ये आएगा 9। यहां पे अगर हम कॉमन लेंगे तो यहां पे ठीक है 4.5 को कॉमन लिया तो बचा क्या? 2 प्लस 1। 4.5 से गया काम से, ये आ जाएगा 9/3 यानी आंसर आ गया 3 माइक्रोफैराड। सी नेट हमारा कितना आया? 3 माइक्रोफैराड आ गया। अब देखिए क्यू हमें निकालना है। क्या निकालना है? पहले क्यू निकालते हैं टोटल के लिए। तो क्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा सी नेट इंटू वी। सी नेट हम देखें तो 3 है इंटू 12 है तो ये कितना आ गया? 36 माइक्रो कूलम। ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। अभी वो हमसे सी नहीं पूछा है, वो हमसे पूछा है कि 4.5 पे विभवांतर कितना होगा। तो विभवांतर बच्चे हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि हमसे पूछा गया है, ठीक है, वी पूछा गया है, वो भी किसके लिए? 4.5 माइक्रोफैराड के लिए। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट हम Q बाई सी लगा देंगे। तो Q हमें पता है कि ठीक है 4.5 में इसके साथ तो सीरीज में है तो कितना जाएगा? चार्ज 36 माइक्रोकूलम। और इधर जो होगा ये कितना जाएगा आपका? Q इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? V इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? Q बाई सी लिखते हैं। तो C की वैल्यू अगर हम लोगों ने यहाँ पे कितनी निकाली है? ठीक है, C की वैल्यू अगर हम देखें तो ये 4.5 है, 4.5 है। ऊपर नीचे हम किसका मल्टीप्लाई कर दे? 2 का। तो ये हो जाएगा 72/9। यहाँ से आ गया आपका 8। अच्छा देखो यहाँ पे भी माइक्रोफैराड है, माइक्रो से माइक्रो गया काम से, हमें वैल्यू किस में मिली? वोल्ट में। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 8 वोल्ट चौथा। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 5 माइक्रोफैराड धारिता के एक संधारित्र को चित्रानुसार जोड़ा गया है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। संधारित्र के प्लेटों पर आवेश होगा। अब देखो जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा कोई विद्युत धारा नहीं, कोई विद्युत धारा नहीं। जहां होगा वहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोई विद्युत धारा नहीं है, कोई विद्युत धारा। उसके लिए हमें मेरे प्यारे बच्चों सोचना भी नहीं है। अब हम यहां पे 36 में ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए अगर मुझे पोटेंशियल लिखना हुआ, क्या लिखना हुआ? पोटेंशियल। तो इसका बच्चे पोटेंशियल कैपेसिटर पे लिखना है। किस पे लिखना है? संधारित्र पर विभव, संधारित्र पर विभव, संधारित्र पर विभव। क्या लिखना है? संधारित्र पर विभव। अब ये बड़ा आसान है लिखना। अच्छा ध्यान से देखिए अगर तो ये दोनों सीरीज में है और यहां भी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस होगा 0.5 का जो बैटरी का अपना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 2.5। कितना है? 2.5 है। और वोल्ट भी कितना दिया है हमें? ठीक है 2.5। तो अब यहां से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू 2.5 इंटू 2.5। देखिए रेजिस्टेंस भी हमारा 2.5 आ रहा है, वोल्टेज भी कितना आ रहा है? 2.5। तो ये आ गया आपका 2 वोल्ट। कितना आ गया? 2 वोल्ट। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब हम चार्ज लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? चार्ज। चार्ज यानी आवेश। आवेश अब हमें लिखना है। तो आवेश का मतलब क्या है कि हम डायरेक्ट क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे C और V का। तो C हमें पता है कि कितना है? 5 माइक्रोफैराड है। और V अगर हम देखेंगे तो ये कितना आया है? 2 आया है। कितना आया है? 2।
क्योंकि भाई देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर की रेजिस्टेंस 2 ही है ना, और नीचे कितना है, टोटल रेजिस्टेंस 2.5 है, ऊपर 2 है, तो उसके लिए हमें परेशानी नहीं होना। यहाँ रेजिस्टेंस इसका 2 है और इसका कितना है 0.5 है, टोटल 2.5 लेंगे। अब देखो क्योंकि इसमें करंट डिवीजन रूल लगा देंगे, क्योंकि करंट डिवीजन रूल में आपने पढ़ के रखा होगा। तो अब देखो यहाँ पे 2 करेंगे और ये आपका वोल्ट आएगा, ये आ जाएगा आपका 10 माइक्रोकूलम। तो यहां से हमारा आंसर कितना होगा बच्चे, थर्ड। 50 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की 3 प्लेटें ए बी सी और ली गई हैं। ए व बी तथा बी और सी के मध्य दूरी 3 मिलीमीटर है। जब प्लेट पूरी तरह से आवेशित है तो संयोजन में संचित ऊर्जा है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जाए। ये देखिए, इसका कनेक्शन बी का कनेक्शन ए से भी है और किससे है, सी से है। तो अगर इसको बनाना चाहें तो हम देखें, बी जो है ए के साथ भी कनेक्शन में है, बी के साथ भी है, यानी सेम वायर से अगर जोड़ देंगे तो विभव क्या रहेगा, सेम रहेगा, विभव बदलने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको अगर रीअरेंज करना चाहें तो हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से अरेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। अब नाम दे दीजिए, सबको नामकरण कर दीजिए। ये ए हो गया, ए के साथ बी होगा, सी के साथ भी क्या होगा, बी होगा, और ये आपका कितना होगा, 12 वोल्ट होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो चुके हैं। अब हमें इसमें पूछा गया है कि संयोजन में संचित ऊर्जा होगी। तो देखिए, हमें पता है कि प्लेटें सेम है, तो सेम वही काम करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं U = हाफ, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद C कुल लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, V का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर ये मैं लिखना चाहूं तो 1/2 इंटू, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ जाता है। C कुल अगर निकालना हुआ तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं C + C, यानी कितना, 2C। इसके लिए हमें कुछ सोचना नहीं है, तो 2 लिखेंगे। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखेंगे, इप्सिलॉन नॉट A/D। उसके बाद कितने का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। अब सिंपल सा कैलकुलेशन बचा है, तो U = लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटू क्या लिखेंगे, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया अगर ध्यान से देखिए तो कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे 50 सेंटीमीटर, ये एरिया हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया। इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻⁻4। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, मीटर स्क्वायर। तो 50 इंटू 10⁻⁻4 लिखेंगे, 50 इंटू 10⁻⁻4 लिखेंगे, इंटू कितना लिखेंगे, 12 का स्क्वायर 144 बटे डी। डिस्टेंस हमें 3 मिलीमीटर दिया है, ये आएगा 3 इंटू 10⁻⁻3। और आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है प्यारे, अगर बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी लगभग आपकी 2.1 इंटू 10⁻�9 जूल। अब कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोगों के लिए तो बहुत ईजी चीज़ है। तो इस तरीके से कौन सा आंसर होगा बच्चों, दूसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी धारिता की एक समांतर प्लेट, संधारित प्लेट एक बैटरी से जुड़ा है, बी विभवांतर से आवेशित है, 2B से आवेशित है। अब ये आपसे पूछा जा रहा है बच्चे कि आपको ये बताना है कि यहाँ पे 38 में की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो बच्चे, हमें अगर V क्या चाहिए, कॉमन, क्या चाहिए, कॉमन। हमें विभव, कॉमन विभव चाहिए, तो कॉमन विभव के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। अब एक पे चार्ज Q1 - Q2 लेंगे, क्या लेंगे, Q1 - Q2 अपान, दूसरा क्या लिखेंगे, C1 + C2, C1 + C2। अच्छा, पहले का लिखना हुआ तो बड़ा आसान है लिखना। पहले का देखिए, सी धारिता किससे जुड़ी है, V से जुड़ी है, और दूसरे की किससे जुड़ी है, ठीक है, दूसरे की अगर धारिता 2C 2V, तो चलिए 2C 2V जो बड़ा है उसी में से छोटे को घटा देते हैं, CV अपान C प्लस कितना लिखेंगे, 2C। यहाँ से V कॉमन हमारा निकल के आ जाएगा, जो इन दोनों का समान विभव होगा वो आ जाएगा
4Cb माइनस Cb, ये कितना आ जाएगा 3Cb, ये आ जाएगा 3Cb अपान ये कितना आ जाएगा 2C, C से C गया, काम से कितना आ गया 3b/2। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया हम लोगों के लिए। हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। U जो है वो किसका पूछ रहा है, फाइनल, U की अंतिम ऊर्जा फाइनल, विभव फाइनल बताना है। तो विभव फाइनल अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसे लिख सकते हैं, पहला हाफ CB² प्लस, दूसरे का अगर हमें लिखना हुआ तो हम क्या लिखेंगे, हाफ एक मिनट बच्चे 3C, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये कितना आया है आपका 3C, यहां से V ही आ रहा है, V आ रहा है, तो ये हाफ CB² हो जाएगा। अगले का भी जोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे, हाफ, अब इसका तो 2C है लेकिन फाइनल कितना आया, V² ही आया है, 2 से 2 कटेगा आपका, तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, हाफ CB² प्लस CB², इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3/2 CB²। तो यहां से आंसर आ गया 3/2 CB²। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कथन है आपके सामने कि जब संधारित्र की प्लेट के मध्य एक परावैद्युत भरा जाता है तो इसकी धारिता बढ़ती है। क्या होती है, धारिता बढ़ती है। जी हाँ, ये बात सही है, क्योंकि आप ये जानते रहो कि अगर आपने संधारित्र की, ठीक है, अगर आप कोई पराविद्युत डालोगे तो बल होगा, घटेगा, ऊर्जा ठीक है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो घटती है, विभव घटता है, ये सारी चीजें घटती हैं, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं घटता वो क्या है, कैपेसिटेंस होता है, धारिता होती है, बढ़ती है। और परावैद्युत माध्यम संधारित्र के मध्य प्लेटों के मध्य विभवांतर को घटा देता है। जी हाँ, ये दोनों रीजन भी सही है। तो हमें पता है कि अगर C क्या होता है, Q/V, तो इसका सीधा मतलब है कि अगर C बढ़ रहा है तो V क्या होगा, घटेगा। यानी ये क्या कर रहा है, प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, इसको एक साथ पढ़ो भी ना। जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत भरा जाता है तो इसकी धारिता बढ़ती है, कारण परावैद्युत माध्यम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर को घटा देता है। जी हाँ, सही है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चित्र में दिए गए संधारित्र की संचित ऊर्जा है। अब यहां से आपसे संचित ऊर्जा पूछी जा रही है, तो ये आप, ठीक है, ये जो R2 है ये आप ले लीजिए आपका 3R है, और R1 आप ले लीजिए 2R। अब ये सिंपल सा फार्मूला यूज होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ अलग कैलकुलेशन नहीं होगी। तो C हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4πε0। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पे हम लिखेंगे R1 R2 अपान R2 माइनस R1। अब सिंपल सा कैलकुलेशन बच रहा है, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 4πε0। R1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3R इंटू 2R अपान, यहां से कितना आ जाएगा डायरेक्ट 3R माइनस 2R। यहां से देवता अगर आप लिखना चाहोगे तो ये आ जाएगा 4πε6R इंटू R/R। R से R कैंसल हो गया तो ये आ गया आपके पास 4πε0 इंटू 6R। इसी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 24πε0R। प्रभु ऐसा लिखा जा सकता है। तो एक मिनट ध्यान दीजिएगा कि C की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है। अभी देखिए, अभी हमसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, संचित ऊर्जा पूछी जा रही है, C हम लोगों को पता चल चुका है, तो U लिखना तो बहुत आसान है। U इक्वल टू हम और क्या लिख सकते हैं, 1/2 Q²/C। Q² वही रहने दीजिए अपान 2, और C की जगह हम कितना लिख सकते हैं 24πε0R। तो यहां से आ जाएगा Q² अपान 48πε0R। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ऐसा ऑप्शन चौथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रमर दिए गए क्षेत्रफल A और दूरी D है, संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी। अब देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल चार्ज कितना है, यहां पे सम हम देखेंगे तो 6Q होगा। 6Q को अब आउटर प्लेट पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इधर की तरफ हमारा -6Q आ रहा है, तो इधर कितना आएगा हमारा -3Q चार्ज, इधर भी कितना आएगा -3Q चार्ज।
लेकिन अब थोड़ा सा चालाकी आप करिएगा कि अब इनर प्लेट की बात हम करेंगे तो Q था, इधर -3Q गया तो इधर कितना आ गया +4Q, इधर 7Q था -3 इधर गया तो इधर कितना आ गया -4Q। यानी अब हमारे पास जो प्लेट कैपेसिटर बन रहा है हम उसकी बात करेंगे तो अंदर की तरफ जो चार्ज है ये 4Q है और इधर की तरफ जो निगेटिव चार्ज है ये क्या है -4Q है। अब ये क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया जिसका एरिया जो है A है और डिस्टेंस कितनी है D है और एरिया क्या है A है। अब इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो गया। अब हमें पता है कि हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे U = 1/2 Q²/C। तो 1/2 वही रहने दीजिए, Q² की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 4Q², 4Q²/C। यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो 16Q²/2C आएगा, जिसे हम प्यार से बच्चे स्मूथली लिख सकते हैं 8Q²/C। दूसरा, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। संधारित्र की धारिता की इकाई फैराड है। जी नहीं, फैराड नहीं, कौन होता है, फैराडे होता है। एक पूर्णतः आवेशित संधारित्र एक लघुपथ की बात बिहेव करता है। जी नहीं, ये लघुपात की तरह बिहेव नहीं करता है, ये शार्ट पाथ की, ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करता है, शार्ट पाथ की तरह बिहेव करता है, ओपन की तरह नहीं। तो ये बच्चे, ये भी क्या है, दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो इस तरीके से हमारा कथन 1 और 2 दोनों क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए परिपथ के लिए स्तंभों का मिलान कीजिए। अब देखिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको एंजॉय भी करोगे आप करते हुए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका जो है वो ये है बच्चों, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, नहीं छूटा नहीं है। अब इसको अगर हम करना चाहें तो देखिए 3 और 6 हमें पता है कि 3 और 6 किस में है, सीरीज में है। तो इसका C कुल निकालना होगा। तो C कुल अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 3/6 + 3, यहाँ से आ जाएगा 18/9, कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 माइक्रोफैराड आ गया। और Q = अगर लिखना है तो C इक्विवेलेंट या C कुल लिखेंगे हम, C कुल V लिखेंगे। C कुल अगर हम देखेंगे तो C कुल कितना आया है, 2 आया है, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड इनटू V हम देखेंगे तो 8 है, ये आ गया 16 माइक्रोकूलम। कितना आ गया, 16 माइक्रोकूलम। हमसे पूछा जा रहा है कि 3 माइक्रोफैराड में संचित ऊर्जा। अब तो ये बड़ा आसान काम हो गया। अगर मैं यहां से U1 निकालना चाहूं, वो भी किसके लिए, 3 माइक्रोफैराड के लिए, तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों Q²/2C। Q² को लिखना हुआ तो Q की वैल्यू तो हम लोगों ने अभी निकाला है, तो ये आएगा 16 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर अपान इसी को 2C लिखना है, 2 लिखेंगे। और C हम किसका लिखेंगे, 3 का लिखेंगे। यानी यहाँ पे अगर हम C1 लिख दे रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। ये कितना आएगा 3 × 10⁻⁻6। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। और 16 का अगर हम करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256, ये आ जाएगा 256/6 × 10⁻⁻6, ये आ जाएगा आपका 128/3 माइक्रोजूल। तो 128/3 माइक्रोजूल किसका आ रहा है, R का। तो A किससे जुड़ा, R से। तो A R से सिर्फ चौथे में जुड़ रहा है, यानी सारे ऑप्शन गलत हो गए, आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो संलग्न चित्र में 4 माइक्रोधारित दिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये सीरीज में है, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड। तो C कुल अगर मुझे निकालना है, C कुल निकालना है तो इसके लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/C कुल, दैट इज इक्वल टू 1/20, क्योंकि अब सीरीज में सब जुड़ेगा। 1/20 + 1/8 + 1/12, इसे हम लिखना चाहें तो ये 120 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 6/120 प्लस दूसरे में कितना आएगा
6 और 8 का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 ये ठीक है, ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15/120, क्योंकि 8 इंटू 15 करेंगे तब 120 आएगा, प्लस कितना आएगा 10/120, यहाँ से 1/c कुल लिखना हुआ तो ये हमारा आ गया 31/120, यहाँ से c कुल हमारा कितना आ गया 120/31 माइक्रोफैराड। ये गलती नहीं करनी है, जो भी यूनिट है वो साथ में लिखते चलेंगे। अब देखिए अगर यही क्वेश्चन हमसे 4 माइक्रोफैराड पे कैपेसिटर पे पूछा जा रहा है तो हम डायरेक्ट इसको लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहां तक तो चार्ज सेम आएगा, यहां तक Q जो आएगा वो सेम आएगा, लेकिन अब यहां पे ये Q/2 में बटेगा, यहां भी किस में बटेगा Q/2 में बटेगा। भाई 4 ही है तो दोनों में सेम बटेगा, और हमारे पास अगर हम चार्ज को निकालने की कोशिश करें तो चार्ज निकालने तो हमारा काम हो गया आसानी से। अब जैसे देखो अगर हम लिखना चाहें तो ये कितना है 310 वोल्ट है, ये आपका 310 वोल्ट है, यहां से हम लोग बनाएंगे तो ये आपका 20 माइक्रोफैराड है, इसके बाद हम बनाएंगे तो ये 8 माइक्रोफैराड है, एक्चुअल फिगर आपको पता है। इसके बाद अगर हम इसको बनाएंगे तो ये कितना है 12 माइक्रोफैराड है। लाइन की लेंथ दोनों की सेम रखना। तो अब C इक्विवेलेंट हमें पता है, C कुल पता है कितना आया है 120/31 माइक्रोफैराड। तो यहां से अगर हम Q निकालना चाहें तो Q हमारा आ जाएगा C इक्विवेलेंट 120/31 माइक्रोफैराड इंटू C लिखेंगे। भाई V लिखोगे, V की वैल्यू कितनी है 310, कितना है 310, ये कटेगा आपका कितना आ जाएगा 10, तो यहां से आ गया 1200 माइक्रोकूलम। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब चार्ज हमें लिखना है 4 माइक्रोफैराड पर आवेश। 4 माइक्रोफैराड पे क्या लिखना है आवेश, तो 4 माइक्रोफैराड पे जो हम आवेश लिखेंगे वो आ जाएगा 1200 माइक्रोकूलम, 2 में बटेगा तो ये कितना आ जाएगा 600 माइक्रोकूलम, क्योंकि हमें पता है कि एग्जैक्ट ये था, यहां से Q तो आएगा लेकिन ये बटेगा, एक तरफ Q/2 और इधर भी क्या Q/2। अब यहां से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हैं, विभवांतर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है 4 माइक्रोफैराड के लिए विभवांतर लिख रहे हो तो विभवांतर डायरेक्ट लिख सकते हैं, विभवांतर जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग Q/C, ये आ जाएगा 600/4, ये आ जाएगा आपका, देखो दोनों ही माइक्रो में है तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 150 वोल्ट। तो देखिए 150 वोल्ट कहीं आंसर है, 600 माइक्रोकूलम पे ही हो गया था यार, आगे हम लोग बेवजह इतना किए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। समान त्रिज्या वाले तांबे के 2 गोले जिसमें एक खोखला है दूसरा ठोस है को समान विभव पर आवेशित किया जाता है, किस पर आवेश अधिक होगा। तो हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों पे आवेश क्या होगा समान होगा, चाहे वो ठीक है खोखला हो चाहे वो ठोस हो। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 माइक्रोफैराड एवं 1000 वोल्ट के संधारित्र निर्माण हेतु तो 8 माइक्रोफैराड तथा 250 वोल्ट के कितने संधारित्रों की आवश्यकता होगी। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। अब देखो हमें पता है कि अगर 250 वोल्ट से कितना बनाना है 1000 वोल्ट, तो इसके लिए हमें इन्हें किसमें जोड़ना पड़ेगा सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसका 250 वोल्ट, इसका 250 वोल्ट, इसका 250 वोल्ट, इसका 250 वोल्ट। अब ऐसे हमें ब्रांचेज कई चाहिए, तो एक का अगर हम जोड़ें तो ये देखो 8 माइक्रोफैराड है, ये भी 8 माइक्रोफैराड है, ये भी 8 माइक्रोफैराड है, ये भी क्या है 8 माइक्रोफैराड है। तो C लिखना चाहिए हमें एक शाखा का, तो एक शाखा का अगर हम C लिखना चाहेंगे तो ये 8/4 आ जाएगा कितना 2 माइक्रोफैराड, कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। और अगर हम ये मान के चलते हैं कि इनकी संख्या n है तो ये हम लिख सकते हैं n × 2, आना कितना चाहिए हमारा 16, कितना लाना है 16।
तो भाई यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 8, n की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इसका मतलब अब भाई 8 शाखा, क्या 8 शाखा, एक शाखा में कितना 4 संधारित्र। तो अगर 8 शाखा है तो इसमें 32 संधारित्र होंगे। क्या होंगे 32 संधारित्र होंगे। तो यहां से कितना आ गया दूसरा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्लेटों के मध्य 10 माइक्रोफैराड दे रखा है, यानी हमें C इक्वल टू 10 दिया है, इसकी वैल्यू होगी इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये तो सोचना ही नहीं है। इसके बाद हमें ये कह रहा है कि एरिया आधा आधा करते हैं, लेकिन K1 2 डालते हैं और K2 4 डालते हैं। तो यहाँ पे C डैश हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहले के लिए K1 लिखेंगे, फिर आगे जो पोटेंशियल लिखेंगे वो हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट A बाई 2। उसके बाद क्या लिखेंगे D, डिस्टेंस नहीं बदल रहे हैं, प्लस क्या लिखेंगे K2 इप्सिलॉन नॉट A बाई 2 D। अब ध्यान से अगर हम लिखना चाहें तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, K की जगह हम कितना लिख सकते हैं 2 दे रखा है। तो यहां पे हम लिखेंगे 2, यहां पे आ जाएगा इप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। 2 से 2 को क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, प्लस ये आ जाएगा 4 इप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। ये 2 नीचे लेके आ रहे हैं, 2 से 2 कटा तो ये आ गया इप्सिलॉन नॉट A बाई डी प्लस 2 इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यहाँ से ये आ गया 3 इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यहाँ से प्रभु अगर हम लिखना चाहें तो बड़ा प्यारा सा रिलेशन मिल गया C डैश का। C डैश इक्वल टू 3 इंटू C, और 3 वही रहने दो, C की वैल्यू कितना दे रखा है 10। तो यहाँ से ये आ जाएगा 10 माइक्रोफैराड। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 30 माइक्रोफैराड। कितना आ गया 30 माइक्रोफैराड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन जितने भी हैं बच्चे वो बड़े प्यारे क्वेश्चन हैं और आराम से हम लोग कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो देखो, एक कोई बिंब है 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/1 मिरर फार्मूला लगा दें तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, कुछ ऐसा लिख पाना पॉसिबल है हम लोगों के लिए। अब यहाँ से वैल्यू अगर हम रखेंगे तो बिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ये आ जाएगा आपका, और दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर पर अगर स्थानांतरित कर दिया जाए तो इसका मतलब हम लोग यहां से लिख सकते हैं -1/15। ये बराबर किसके हो जाएगा 1/v -1/40, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां से अगर हम लिखना चाहें तो 1/v जो होगा वो बराबर हो जाएगा आपका -1/15 प्लस साइन इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 40। यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 40 -40 आएगा। कितना आएगा -40 आएगा, प्लस कितना आएगा 15 अपान कितना आ जाएगा 600। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -25/600, और अगर इसे 25 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/24 -1/24। यहां से मेरे प्यारे बच्चों v की वैल्यू आ गई -24 सेंटीमीटर। कितनी आ गई -24 सेंटीमीटर। यहां तक लिख पाना हमें लगता है कि कोई समस्या का काम नहीं है। अब ऑब्जेक्ट को कितना स्थानांतरित किया आपने 20 सेंटीमीटर कर दिया है, यानी अब हम u जो डैश हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा -20। कितना मिलेगा -20 मिलेगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1/f दैट इक्वल टू 1/v डैश प्लस 1/u डैश प्लस 1/u डैश। थोड़ा सा बोर्ड साइन इधर उधर कर रहा है बच्चे, उसके लिए नहीं परेशान होना है। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं -1/15। ये बराबर अगर हम लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है 1/v2 v डैश 1/v डैश -1/20।
ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से इसको इधर लाइए तो 1/v डैश ये बराबर आ जाएगा -1/15 प्लस 1/15 प्लस 1 कितना लिख सकते हैं 20 प्लस क्या लिख सकते हैं 1/20। अगर इसको मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आ जाएगी ये वैल्यू -20 प्लस 15 अपॉन 300 आ जाएगा ये आ जाएगा -5 अपॉन 300, यहाँ से आ जाएगा -1/60। तो यहाँ से v डैश अगर मुझे लिखना हुआ तो ये कितना आ जाएगा -60। कितना आएगा -60। तो ये शिफ्ट कितना हुआ है अगर हम देखें तो शिफ्ट कितना हुआ है 60 - 24। शिफ्ट कितना हुआ 60 - 24 यानी कितना 36 सेंटीमीटर। और ये भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है दूर जा रहा है मिरर से दूर। तो अब यहां से ध्यान से देखो तो कौन सा आंसर होगा हमारा 48 का। आंसर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दर्पण से दूर दूसरा ऑप्शन होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है बच्चे। किसी प्रकाश स्रोत एल से किरण पुंज ए की स्थित दूरी पर, ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहें तो हमें पता है कि अगर मिरर रोटेट है थीटा से, दर्पण किससे थीटा से है, दर्पण दे रखा है कि किससे रोटेट हो रहा है थीटा से। तो अल्प आगे पूछा जा रहा है कि बी पर विचलित होता है, अब यही बताना है आपको। तो यहां पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जो होगी वो किससे जाएगी 2 थीटा से। किससे जाएगी 2 थीटा से। अच्छा ये वैल्यू जो है बहुत कम है, बहुत बड़ी वैल्यू तो मिलने वाली नहीं है। तो tan थीटा tan 2 थीटा ये बराबर हम इसके लिख सकते हैं 2 थीटा के। और ये वैल्यू कितनी आज आएगी y/x, क्योंकि थीटा हम जिससे मेजर करते हैं, अगर जैसे मान लो कि ये है थीटा हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो ये x है ये y है, तो tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं y/x। तो यहाँ से y/x आया, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो थीटा इक्वल टू आ गया y/2x। अगर इसका डायग्राम भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो कि मान लो ये आपका कितना है 2 थीटा है, ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, और ये जो आ रहा है ये x है और ये क्या है y। तो यहाँ से आराम से आप लिख सकते हो। अच्छा जब थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो भी यहाँ ये भी याद रखना कि थीटा अगर बहुत कम है तो ये बराबर हो सकता है साइन थीटा के, ये बराबर हो सकता है tan थीटा के, लेकिन होना चाहिए बहुत कम। क्या होना चाहिए बहुत कम। तो ध्यान से देखिए, तो सॉरी ये ए और बी के फॉर्म में पूछा है तो ए और बी ही यूज कर देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे y की जगह कितना रखना है b रखना है हमें, और इसकी जगह क्या रखना है a। यहाँ पे b रखना है और इसकी जगह a, यहाँ पे b लेना है और यहाँ पे क्या लेना है a। कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर ध्यान से देखें हम लोग तो इसका पहला क्वेश्चन ही अगर हम ध्यान से देखें तो मैग्निफिकेशन जो होगा C का अगर हम मिलाना चाहेंगे तो C को आराम से मिला सकते हैं। C का देखिए अगर A को हम मिला रहे हैं -2, तो M की वैल्यू हमें पता है कि -2 जो होती है वो किसके लिए होती है, मतलब 1 से ज़्यादा अगर ले रहे हो -2 ले रहे हो तो इसका सीधा मतलब ये है कि ठीक है इमेज कैसा है रियल है। कैसा है रियल है, वास्तविक है। ये दर्पण जो होगा वो कौन सा दर्पण होगा, और
दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। ये बेसिक चीज है कि यहाँ पे ये जो दर्पण मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा? अवतल दर्पण मिलेगा। और जो इमेज होगी वो वास्तविक होगी। क्या होगी? वास्तविक होगी। तो अगर यहाँ से हम लोग मिलाएं तो अवतल दर्पण और वास्तविक, तो Q और R, ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है। तो बच्चों यहाँ से तीसरा ऑप्शन होगा। चलिए, मुझे लगता है कि आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा इस सेशन को।